हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं कंट्रोल टेक्निक्स की ये हमारी सेकंड वीडियो है। कंट्रोल टेक्निक्स में अब तक हमने दो टेक्निक्स कर ली थी। कौन कौन सी? एक तो बजटरी कंट्रोल एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालाइज। अब हम कर रहे हैं स्टैटिकल डाटा। स्टैटिकल डाटा टेक्निक्स के अंदर क्या होता है? इट्स रेफर टू दैट कंट्रोल टेक्निक्स विच यूज्ड प्रीवियस ईयर डाटा फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल। इस टेक्निक के अंदर हम जो प्रीवियस ईयर्स का डाटा होता है, यानी कि जो पिछले साल का डाटा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना डाटा बनाते हैं और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डाटा शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इज ईजली अंडरस्टूड। हम डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। लाइक ग्राफ्स एंड पिक्चर। ग्राफ्स एंड पिक्चर में हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं, जिससे डाटा जो होता है वो ज़्यादा क्लियर होते हैं और उनका इफेक्ट भी ज़्यादा पड़ता है। मतलब लास्ट ईयर में जो पिछले साल हमने डाटा बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हम इस साल का बजट तैयार करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज करो लास्ट ईयर हमारी सेल जो थी वो इंक्रीज हो गई थी किसी भी वजह से। तो इससे क्या हुआ कि इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर में हमारी सेल कितनी इंक्रीज हो जाएगी, इसका हम क्या लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो प्रीवियस ईयर का डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपना नया डाटा बना रहे हैं। उसके बाद है स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट क्या? इट्स रेफर टू दैट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल अंडर विच हेल्प इज टेकन ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्किंग इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उन मैनेजर्स की हेल्प लेते हैं जो या तो बिजनेस के अंदर है या बिजनेस के बाहर है, टू सोल्व द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हुज कॉजेज रिमेन्स अनआइडेंटिफाई इवन आफ्टर मैनी एफर्ट्स, कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद। तो इन प्रॉब्लम को हम जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होते हैं उनसे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट इनसाइड कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकते हैं। सपोज करो जैसे हमें ये तो पता है कि लास्ट ईयर जो हमारी सेल थी वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो किस वजह से इंक्रीज हो रही है, या सेल डिक्रीज हो रही है और हमें ये नहीं पता कि किस वजह से डिक्रीज हो रही है। मतलब हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता उस चीज का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं, उनसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो एक्सपर्ट कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। और इंडिया के अंदर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसलिंग है, जो एक्सपर्ट काउंसलिंग है, जो हर जो रिपोर्ट्स होती है उनकी क्या करती है, जांच करती है। तो ये क्या करते हैं, ये मैनेजर्स उन रिपोर्ट्स को देखते हैं कि किस वजह से सेल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उन रीजंस का पता लगाते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शनल और इंटरनल ऑडिट। ऑप्शनल और इंटरनल ऑडिट क्या है? इट्स रेफर to that control techniques under which an internal auditor attempts at regular and independent appraisal of accounting, financial and other operation of the business। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंटरनल ऑडिटर होता है, मतलब कंपनी के अंदर ऑडिटर होता है जो हमारे बिजनेस की रेगुलर और इंडिपेंडेंट अप्राइज, मतलब लगातार या स्वतंत्र रूप से जो बिजनेस के अकाउंटिंग और फाइनेंशियल जितने भी हमारे अकाउंट्स के और फाइनेंशियल ऑपरेशन होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उन सब के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है। कि एक इंटरनल ऑडिटर होता है जो क्या करता है, हमारे कंपनी के अंदर अकाउंटिंग, फाइनेंस और अदर ऑपरेशन जितनी अनेक क्रिया एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में क्या करता है, इंडिपेंडेंट रूप से और रेगुलर लगातार क्या करता रहता है, चेक करता रहता है। और ये क्या करता है कि जितनी भी हमारी प्लानिंग है उनका इवेल्युएशन करता है, और इवेल्युएशन करने के बाद उनके अंदर जो भी कमियां होती है, जो भी गलतियां होती हैं, उनको बताता है और उनको सुधारने के लिए भी क्या करता है, एफर्ट करता है। मतलब यहाँ पर क्या कि कंपनी के अंदर कोई मैनेजर होता है या कोई सुपरवाइजर होता है जो टाइम टू टाइम जो भी हमारी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है उनको क्या करता है, चेक करता रहता है। उसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या आता है
अंडर दिस द मैनेजर periodically observing the subordinate ट्राई टू चेंज देयर नेगेटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड वर्क। इसके अंदर क्या होता है कि एक मैनेजर होता है, वो लगातार क्या करता है, ऑब्जर्व करता रहता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो भी वर्कर है उनको, ट्राई टू चेंज देयर नेगेटिव एटीट्यूड, उनके जो नकारात्मक व्यवहार होता है, जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है काम की तरफ, उसको क्या करता रहता है, चेंज करने के लिए ट्राई करता रहता है। क्यों? क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो अपना काम सही ढंग से नहीं करता, तो उस काम को चेक करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो रेगुलरली चेक करते रहते हैं कि सभी अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके लिए एक कहावत कही गई है, वो क्या, When the cat is away, the mice will play, कि जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे खेलने लग जाते हैं। तो वही अगर एक मैनेजर अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को देखेगा नहीं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो वो अपना काम सही ढंग से करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं है कि हमारा सुपरविजन हो सकता है, हमें चेक भी किया जा सकता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो इससे क्या है कि ये क्या होती है, एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है। मैनेजर टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को चेक करता है। उसके बाद आती है मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? It's referred to that control tools which require manager to justify their entire budget request as fresh rather than simply referring to budget amount established in previous year। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो मैनेजर होता है वो एक फ्रेश बजट बनाता है। फ्रेश बजट मतलब वो ना तो पिछले बजट को ध्यान में रखकर कोई कि पिछले साल क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, क्या डाटा है पिछले साल, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता। वो क्या करता है, एक फ्रेश बजट बनाता है, खुद से प्लानिंग करता है। तो ये चीज़ क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग, मतलब प्रीवियस ईयर का बेस कुछ भी नहीं है। सपोज करो लास्ट ईयर हमने 2000 यूनिट्स बनाई थी और इस 2000 यूनिट से इस साल हमें 3000 यूनिट्स बनानी है, तो हम पिछले साल की 2000 यूनिट्स का डाटा नहीं उठाते और बाकी जो 1000 यूनिट्स है उसका अमाउंट नहीं निकालते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ 3000 यूनिट्स बनाने का अलग से डाटा बनाते हैं, अलग से बजट बनाते हैं कि 3000 यूनिट्स बनाने के लिए क्या क्या खर्चे आएंगे, क्या कॉस्ट आएगी, कितनी कैपिटल लगेगी, कितना लेबर लगेगा। हम पिछले साल जो 2000 यूनिट्स हमने बनाई थी उसका कोई भी बेस नहीं लेते, मतलब ये क्या है, एक फ्रेश बजटिंग है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? इट्स रेफर टू दैट अकाउंटिंग सिस्टम अंडर विच ईच डिपार्टमेंट हेड इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्म्ड ऑफ हिज डिपार्टमेंट। की हर एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं और उन डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया जाता है, और जो हेड क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी एक्टिविटीज़ उसके डिपार्टमेंट में परफॉर्म्ड होती है, जो जो काम उसके डिपार्टमेंट में होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, वो हेड जो है डिपार्टमेंट का हेड, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसकी प्रोसेस क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सबसे पहले क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं। ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट हेडेड बाय ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बना देती है, कुछ ग्रुप बना देती है और उनका एक हेड बना देती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस ग्रुप की सारी एक्टिविटीज़ के लिए। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर, सेकंड इज प्रॉफिट सेंटर, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। फर्स्ट इज कॉस्ट एंड एक्सपेंस सेंटर। इसके अंदर क्या होता है कि हर एक यूनिट्स का एक्सपेंस निकाला जाता है कि हर एक यूनिट्स का कितना एक्सपेंस आएगा, कितना खर्चा आएगा, लेकिन इसके अंदर हम आउटपुट को मॉनेटरी फॉर्म में नहीं बता सकते कि कितनी वो चीज़ है। हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता है कि हर यूनिट पे खर्चा हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि उस खर्चे को हम मॉनेटरी फॉर्म में नहीं नाप सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। दूसरा है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर में क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर डिसाइड कर दिए जाते हैं कि यहाँ पर मेन गोल क्या है, प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंस के डिफरेंस से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या होता है कि हम इस जो डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जितनी भी असेट्स यूज होती हैं उनके
यूज के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसके अंदर होता है कि जो भी असेट्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी संपत्तियां हम यूज कर रहे हैं, उसका सही ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो होते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर। उसके बाद आता है टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद क्या करते हैं हम, अकाउंटिंग का सिस्टम अपॉइंट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए अलग अलग से अकाउंट बना दिए जाते हैं, कि हमने क्या बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए हमने अलग से अकाउंट बना दिया। उसके बाद डिटरमाइंड गोल, हर एक हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का हमने गोल डिसाइड कर दिया कि ये इस डिपार्टमेंट का या ये इस सेंटर का गोल है। डिटर्मिनेट ऑफ कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है कि कंट्रोलेबल कॉस्ट के अंदर एक जो मैनेजर होता है उसके पास राइट होते हैं उस कॉस्ट को कम करने का, लेकिन नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि एक मैनेजर के पास कोई भी राइट नहीं होता उस यूनिट की कॉस्ट को कम करने का। तो जो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, एक मैनेजर जो होता है ना, वो कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। टू टेक नेसेसरी एक्शन। अब हमें ये पता चल गया कि हमें क्या हमारा गोल है, हर एक डिपार्टमेंट का अकाउंट डिसाइड कर दिया, तो अब क्या करते हैं उसके लिए हम नेसेसरी जो भी जरूरी एक्शन है वो क्या लेने कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जो ग्रुप होता है वो अपनी रिपोर्ट भेजता है हायर डिपार्टमेंट के पास, और हायर डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड सारे डिसीजन लेता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? अंडर दिस टेक्निक्स मैनेजमेंट ऑडिट टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर मैनेजर की एफिशिएंसी को चेक किया जाता है। जो मैनेजर होते हैं, जो हर एक ग्रुप के मैनेजर होते हैं, उनकी एफिशिएंसी को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। इसके अंदर 2 पॉइंट चेक होते हैं, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन की क्वालिटी क्या है, और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट मेथड, मैनेजमेंट मेथड की एफिशिएंसी क्या है। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। फर्स्ट क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग मैनेजमेंट ऑडिट सिस्टम, कि किस लिए हमें मैनेजमेंट ऑडिट की ज़रूरत पड़ी, और ये ऑब्जेक्ट बताने के बाद हम साथ ही साथ क्या कर देते हैं, एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, एक ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं उन मैनेजर की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। उसके बाद कलेक्शन ऑफ फैक्ट, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा किया जाता है। ऑडिटर उन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके इंटरव्यू लेता है, उनकी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी पॉलिसी क्या है, क्या क्या उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं मोटिवेशनल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसा स्ट्रक्चर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है एक ऑडिटर। उसके बाद क्रिटिकल अप्राइजाइल, इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है, जो भी नेगेटिव या जो भी नॉन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है, उनको क्या करता है यहाँ पर अलग से निकाल देता है कि अननेसेसरी है, ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, उन अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को बाहर निकाल देगा। उसके बाद सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, अब अननेसेसरी एक्टिविटीज़ उसने निकाल दी, अब इन एक्टिविटीज़ या जो भी कमियां हैं उनको यूज़ करने, उनको बताता है और उनको सजेशन देता है इन कमियों को दूर करने के लिए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। It's referred to that controlling techniques which is used to provide management with needed information on a regular basis। कि ये क्या करता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जब एक मैनेजर को, मैनेजमेंट को उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो इंफॉर्मेशन करेक्टिव टाइम पे होती है, अप टू डेट होती है, एक्यूरेट होती है और टाइमली होती है। और इस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, कलेक्शन होता है, स्टोर होता है, प्रोसेसिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनके लिए, इन इंफॉर्मेशन के लिए, MIS के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, जो क्या करती हैं, स्टोर करती हैं डाटा को, कलेक्शन करती हैं, उनको स्टोर करती हैं, उनकी प्रोसेसिंग करती है और उनका टाइम पड़ने पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। उसके बाद आता है प्रोग्राम नेटवर्क एनालाइज। प्रोग्राम नेटवर्क एनालाइज क्या है, दिस सिस्टम इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वेरियस ऑपरेशन हैव बीन परफॉर्म, जिसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। टू फाइनलाइज ए वर्क और प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की जरूरत होती है।
In this method, the various operations are arranged in order to draw a diagram from which the program network is called. इसके लिए क्या होता है कि हर एक ऑपरेशन के लिए, हर एक स्टेप के लिए, हर एक स्टेप को एक अरेंज किया जाता है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, और उनका एक डायग्राम बना दिया जाता है, और इस डायग्राम को प्रोग्राम नेटवर्क बोला जाता है. इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट है, PERT और CPM. PERT इज Program Evaluation and Review Technique. It's referred to a method of scheduling new large and complex project. इसके अंदर क्या कि जब हम एक नया या बड़ा और कोई कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तब हम PERT मेथड का यूज़ करता है. ये बेसिकली टाइम के लिए होता है, मतलब टाइम शेड्यूल के लिए होता है. अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? टू डिटरमाइन द एक्टिविटी एज इवेंट और एक्टिविटीज को डिसाइड करना. अब इवेंट क्या होता है? इट्स रेफर टू दैट एंड पॉइंट विच रिप्रेजेंट द कंप्लीटेशन ऑफ मेजर एक्टिविटी इन ए PERT नेटवर्क. ये क्या होता है कि एक पॉइंट होता है जहां पर एक एक्टिविटी पूरी हो जाती है. और एक्टिविटी क्या है? इट्स रेफर टू एन एक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन 2 इवेंट्स इन ए PERT. कि 2 इवेंट के बीच में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटीज. उस एक्शन को पूरा होने के लिए जो भी टाइम लगता है, जो भी प्लेस होता है उसके बीच में, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटीज. सपोज करो A B C, इसको पूरा होने में 5 days 3 days. तो जो A B एंड C है, ये क्या है? कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट है, और जो ABC को पूरा करने में ये जो टाइम लग रहा है, ये वाला जो चीज़ है, ये क्या है? एक्टिविटी. इनके बीच में जो भी टाइम पीरियड है या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी प्लेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटीज़. उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ चार्ट. उसके बाद हम चार्ट बनाते हैं. इन चार्ट को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं. उसके बाद 3 एस्टिमेटेड ऑफ टाइम. 3 एस्टिमेट बनाए जाते हैं टाइम की. बेस्ट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन और वर्स्ट कंडीशन. की बेस्ट कंडीशन जब सबसे कम टाइम में कितने टाइम पीरियड में काम पूरा हो जाएगा. नॉर्मल की अगर नॉर्मल काम करे तो कितने टाइम पीरियड में. और वर्स्ट की जब खराब हो जाती है कंडीशन, तो इन तीनों के बेसिस पर हम एवरेज टाइम निकालते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए. उसके बाद डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ. उसके बाद क्रिटिकल पाथ निकाला जाता है. क्रिटिकल पाथ क्या होता है? इट्स रेफर टू दैट सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड एक्शन इन विच PERT नेटवर्क विच कंज्यूम मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट. इसके अंदर क्या होता है कि हम जो मैक्सिमम टाइम लगता है किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए, वो डिसाइड किया जाता है कि किसी काम को पूरा होने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है. उसके बाद CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड. क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है? इट्स रेफर टू ए कंट्रोल टेक्निक विच इज यूज टू चेक द कॉस्ट इन द वर्क प्रोजेक्ट कंडक्टेड रिपीटली. कि अगर कोई प्रोजेक्ट है वो बार बार रिपीट किया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज करते हैं. इसके अंदर हम टाइम का बेस नहीं रखते कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है वो बार बार रिपीट होता है. लेकिन PERT में क्या था कि एक नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर ले, उसके लिए एस्टिमेट लगाते हैं. लेकिन क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है. जैसे आज यहाँ बिल्डिंग बना दी, किसी का कंस्ट्रक्शन का काम है, वो एक बिल्डिंग बना रहा है, फिर दूसरी बिल्डिंग बना रहा है, फिर तीसरी बिल्डिंग बना रहा है. तो ये क्या है? ये क्रिटिकल पाथ मेथड है. और PERT में क्या कि जब हमें एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा. बेसिकली जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, और जो PERT है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट है टाइम से रिलेटेड. इसके अंदर हम क्या नाम है, PERT के अंदर हम मोस्टली इवेंट्स पे जोर देते हैं, और CPM में हम क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ पर फोकस करते हैं. उसके बाद जो PERT और CPM है, PERT में नई क्रियाओं को किया जाता है और CPM में लगातार जो रिपीटली हो रही है. और इनके अंदर एक क्रिटिकल पाथ होता है. दोनों में सेम चीज़ क्या है? क्रिटिकल पाथ की सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा. तो ये थी हमारी कंट्रोल टेक्निक्स. थैंक यू.